बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स वाले चैप्टर के दो टॉपिक्स जो कि हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस एंड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें हमारे लिए ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बन सकती है। मसलन एमसीक्यूज़ हो गया और शॉर्ट क्वेश्चंस और काफ़ी कंसेप्चुअल बन सकते हैं। फर्दर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी जो हैं वो भी अक्सर हमारे प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक हमारा वो है बैकग्राउंड रेडिएशंस। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑलरेडी मौजूद हैं एक तो जो हम रेडिएशंस कोई भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ना, एक तो उसकी बात है कि यह है कि जो बैकग्राउंड में किसी भी नेचुरल सोर्सेज की वजह से या किसी भी ज़रिए से मौजूद हैं, कौन कौन से नेचुरल सोर्सेज हैं और किस तरह से ये बैकग्राउंड रेडिएशंस होती हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, रेडिएशंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। यहाँ तक तो उसकी सिंपली जो है वो डेफिनेशन हो जाएगी ये वाली। ठीक है, कि रेडिएशंस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। अच्छा, कौन कौन से रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेज मौजूद होते हैं हमारे पास? एवरीवेयर इन रॉक्स, जो भी चट्टानें या पहाड़ जो भी हमारे ज़मीन पर मौजूद हैं या ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, सॉइल मट्टी में, पानी में, एयर ऑफ आवर प्लानट, हमारे इस प्लानट में, अर्थ में, देयर आर ट्रेसेस। ट्रेसेस बच्चों कहते हैं बहुत कम मिकदार को। ठीक है, आप जिसे कह सकते हैं कि जिस तरह कोई चीज़ अपनी बहुत ही कम मिकदार में होती है बाकियों के मुकाबले में, जैसे मादनियात हैं वो ट्रेसेस में होती हैं, बहुत कम होती हैं, कुछ मिकदारें होती हैं उनकी। ठीक है, देयर आर ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की ट्रेसेस मौजूद हैं। दिस बाकियात कह लें आप, दिस नेचुरल रेडिएशन इज़ कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है, तो उनकी वजह से जो रेडिएशंस आती हैं वो बैकग्राउंड रेडिएशंस कहलाते हैं। इट इज़ एज मच पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट एज सनशाइन एंड रेन। ये बिल्कुल उसी तरह मौजूद हैं जिस तरह सनशाइन मौजूद है और जिस तरह रेन होती है, लेकिन फिर हमें इसका नुकसान क्यों नहीं होता या हम इनको फील क्यों नहीं करते? फॉर्चुनेटली ओवर बॉडीज़ कैन टॉलरेट इट। हमारी जो ह्यूमन बॉडीज़ हैं वो इनको बर्दाश्त कर सकती हैं। ओनली प्लेसेस वेयर रेडिएशन इज़ वेरी हाई कैन बी इंजरस टू हेल्थ। अच्छा, हमें नुकसान कब होगा? जब ये सेफ़ लेवल से या हमारी बॉडी का जो बीयरिंग लेवल है, जिस लेवल तक हमारी बॉडी इनको बर्दाश्त कर सकती है, अगर ये उनसे बढ़ जाएंगे तो जाके हमें नुकसान शुरू होगा। ठीक है, तो ओनली ऐसी जगह जो हैं वो फिर हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकती हैं, हेल्थ के लिए। ठीक है, अच्छा, अब द अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन इट आल्सो रिसीव रेडिएशंस फ्रॉम आउटर स्पेस। अच्छा, अब हम एक नई डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं कॉस्मिक रेडिएशंस की। अभी तक हमने जो रेडिएशंस पढ़ी है ना, वो तो अर्थ की वजह से है ना, जो अर्थ के अंदर जो कुछ है या हमारे प्लेनेट के ऊपर जो कुछ मौजूद है उसकी वजह से जो रेडिएशंस आती हैं उनको हमने अभी डिस्कस कर लिया कि वो हमारी बैकग्राउंड रेडिएशंस में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। अच्छा, अब सिर्फ बैकग्राउंड रेडिएशन अर्थ वाली इन्हीं चीज़ों की वजह से नहीं होती। ठीक है, ये बाहर से भी आती हैं। वो कहाँ से आती हैं? द अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन इट आल्सो रिसीव रेडिएशंस फ्रॉम आउटर स्पेस। दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड कॉस्मिक रेडिएशन। ठीक है, विच प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड लार्जर न्यूक्लियाई। कुछ न्यूक्लियाई भी होते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, आपको कॉस्मिक रेडिएशन की डेफिनेशन और वो किस चीज़ पर जो है वो कॉस्मिक रेडिएशन बनी होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि अर्थ और इसके इर्द गिर्द की जो बाकी चीज़ें हैं वो बाहर से भी रिसीव करती हैं और उनकी जो है उनके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं वो ये कॉस्मिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद एटम्स इन द एटमॉस्फेयर टू क्रिएट अ शावर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन। अच्छा, अब वो प्राइमरी रेडिएशन के तौर पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी रेडिएशंस का भी डिफरेंस पता चल जाएगा। हमारे अर्थ की तरफ जो रेडिएशंस आती हैं बाहर के माहौल से वो प्राइमरी कहलाएंगी। अच्छा, वो जब आती हैं और वो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद डिफरेंट गैसेस और डिफरेंट मटेरियल्स, पार्टिकल्स मौजूद हैं, एटम्स मौजूद हैं, उनसे जब इंटरेक्ट करेंगी तो रिएक्शंस होंगे और नई रेडिएशंस इमिट होंगी। वो रेडिएशंस क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी सेकेंडरी रेडिएशंस।
ठीक है, जिनमें कौन कौन से शामिल है? एक्सरे, म्यून्स, म्यून भी बच्चों एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं एटम्स के अंदर, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये सारे कौन कौन से हैं? सेकेंडरी रेडिएशन हैं, और प्राइमरी रेडिएशन का आपको ऊपर पता चल चुका है। अच्छा बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि कॉस्मिक रेडिएशन जो है वो कैसे, मतलब हमारे लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन हम उनसे किस तरह सेफ हैं। बच्चों बहुत सारी जो हैं रेडिएशन सन से और डिफरेंट अदर प्लैनेट से और स्पेस से हमारी तरफ आती हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत कुछ इस तरह है कि हमारे लिए जो ज़मीन की पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, उनसे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो उस फील्ड के ज़रिए इन चार्ज पार्टिकल्स या रेडिएशंस को जो है वो वापस भेज दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। उनकी बहुत कम अमाउंट, जो कि हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, वो अर्थ तक आ सकती है, लेकिन एज़ इट इज़ जैसे वो आ रही थी बाहर के एटमॉस्फेयर से, उसी तरह बिल्कुल आके हमें नुकसान नहीं दे सकती। ठीक है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, वो जो है इतनी हमारे लिए एक किस्म की शील्ड, एक प्रोटेक्शन के तौर पर काम करे। जिस तरह ओजोन नहीं है वो अल्ट्रावायलेट लाइट्स को आने से रोकती है, बिल्कुल इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड हमें जो है ये रेडिएशन से रोकती है और उनसे बचाती है, सन के रेडिएशन और दूसरे रेडिएशन से। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी और बात भी हमें बताई गई है कि कितनी परसेंटेज है जो हमारे इन्वायरमेंट में रेडिएशंस मौजूद हैं, उनके अंदर कौन से सोर्स की कितनी परसेंटेज है, प्रेजेंस है। अच्छा, कॉस्मिक रेडिएशन कितनी आती हैं? 21%। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इन रॉक्स एंड सॉइल, जो हमारे अर्थ के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल्स मौजूद हैं, उनकी वजह से 57% बनती है बैकग्राउंड रेडिएशन, और 20% बनती है रेडोन गैस की वजह से। रेडोन गैस भी रेडियो एक्टिव। वैसे तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें रेडियो एक्टिव हैं, अभी हम पढ़ेंगे भी सही कि रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए क्या पहचान है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फॉल आउट का मतलब ये है कि जो इंसानी सोर्सेज की वजह से हैं, हमारे किसी भी वजह से होगी, जिसमें हम अपने रिएक्टर बनाते हैं, ये जो भी बनाते हैं, लेकिन ये इतनी ख़ास बड़ी रेशो नहीं है, इनमें बहुत कुछ जो है फिर आ जाता है जिनको हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकते। ओके, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है, उनके सोर्सेज क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं और उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स पॉसिबल हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस। बच्चों ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग के तौर पर भी हो सकता है और इसमें से शॉर्ट टर्म एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। ठीक है, वी नो दैट ड्यूरिंग नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट्स टू बिकम मोर स्टेबल। अच्छा, अब ये होता कब है? जब कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है डिसइंटीग्रेट होता है, तो उस वक्त क्या होती है? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होता है वो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन की सूरत में। बच्चों जब क्लियर है कि किसी भी न्यूक्लियाई में से कुछ पार्टिकल निकलेंगे, तो क्या वो पहले जैसा रहेगा? नहीं, तो जो चेंज आएगी उसी को स्टडी करेंगे हम। द स्पॉन्टेनियस खुदकार, स्पॉन्टेनियस का मतलब पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस, इन विच अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई, पेरेंट सोर्स को आप कह लें। ठीक है, सबसे पहले एटम को कह लें जिसने रेडिएशन इमिट की, उसे सोर्स न्यूक्लियाई कह लें। अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई कह लें। अनस्टेबल तो साफ ज़ाहिर है, अनस्टेबल होना ज़रूरी है, वरना वो रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। चेंजेस इनटू अ मोर स्टेबल डाटा न्यूक्लियाई, अब वो साफ ज़ाहिर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ, तो उसके जो डाटा न्यूक्लियाई बनेगा वो अपने पेरेंट से ज़्यादा स्टेबल होगा विद द इमिशन ऑफ रेडिएशंस, और उसके साथ क्या होगा? रेडिएशन इमिट होंगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस। ठीक है, अब आप बच्चों आपको न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का पता चल गया। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब ये है कि एक चीज़ का अपने अंदर माइनर चेंजेस करके जो है वो सेकंड एलिमेंट में या दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाना। ओके, अच्छा अब हम इस चीज़ को एक रिएक्शंस के ज़रिए अगर देखना चाहें तो, ठीक है, नाउ वी रिप्रेजेंट रेडियो एक्टिव डीके बाई मीन्स, इसे हम रेडियो एक्टिव डीके भी कहते हैं। ठीक है, बाई मीन्स ऑफ न्यूक्लियर इक्वेशन इन विच एन अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई एक्स, फर्ज करें पेरेंट न्यूक्लियर क्या था? एक्स था, चेंजेस इनटू अ डाटा न्यूक्लियर वाई, और जो नया बनता है उसको वाई कहते हैं। ठीक है, विद द इमिशन ऑफ एन
अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। अब इन तीनों में से कोई भी चीज़ इमिट होगी और ट्रांसम्यूटेशन होगी। अगर ये इमिट नहीं होते तो ट्रांसम्यूटेशन नहीं होगी। ओके, अब हम उन तीनों को एक इक्वेशन के ज़रिए जब पढ़ने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ये बातें जहन में रखनी है कि प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, ये जब किसी एटम में से निकलेंगे तो उसमें क्या चेंजेस आएंगी। ये बातें अगर आपके जहन में होंगी तो हम ये इक्वेशंस अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अल्फ़ा डीके। बच्चों ये आपको सारे डीकेज इकट्ठे लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं और अलग-अलग शॉर्ट में भी, ठीक है। सबसे पहले अल्फ़ा डीके के बारे में पढ़ते हैं। अल्फ़ा को डिनोट करने का ये तरीका है, उसकी एक जनरल इक्वेशन पढ़ते हैं, फिर हम उसको एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट करेंगे, जिस तरह पेरेंट को एक्स किया था और डॉटर को वाई कहा था, तो पेरेंट के ऊपर ए जेड लग गया। हमने इसी तरह डिनोट करता होता था ना, ऊपर जो है हमारे पास क्या होता था, एटॉमिक नंबर है, नीचे क्या होता था, मास नंबर जेड। पेरेंट न्यूक्लियर का कोई एटॉमिक नंबर है और मास नंबर क्या है, जेड। अच्छा, अब डॉटर न्यूक्लियर बन गया, ठीक है। अब चेंजेस क्या क्या आ गई हैं, देखिए एटॉमिक नंबर 4 कम हो गया, ठीक है, और एटॉमिक मास नंबर जो है जिसमें हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं, वो क्या हो गया, 2 कम हो गया। अच्छा, अब ये क्यों हुआ, देखें बच्चों, हीलियम निकले उसमें से। अल्फ़ा पार्टिकल असल होता क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। अब एक हीलियम निकलने से जितनी हीलियम चीज़ें साथ, हीलियम न्यूक्लियस 7 चीज़ें लेके जा रहा है साथ अपने जितनी भी, तो वो तो वहाँ से कम हो गई ना। ये तो बच्चों आपको क्लियर है ना कि जिस चीज़ में से हीलियम न्यूक्लियाई निकलेगा उसमें से इसके जितनी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो क्या क्या चीज़ें कम हुई हैं, 4 2, ऊपर देखिए -4 हुआ है ना, नीचे -2 हुआ है। मतलब 4 चीज़ें टोटल निकली, जिनमें से 2 प्रोटॉन थे, 2 न्यूट्रॉन थे, और साथ में कुछ एनर्जी भी निकली। ये एनर्जी लाइट की सूरत में अल्फ़ा पार्टिकल्स के साथ निकलती है, फोटॉन्स की सूरत में, ठीक है, या कोई भी और हीट की सूरत में हो सकती है, साउंड की सूरत में, लेकिन ये होती एनर्जी है। ओके, उसके बाद इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास है रेडॉन 88 26, ठीक है। अब ऊपर आपको पता है क्या चीज़ होती है और नीचे भी, बार बार इनको रिमाइंड करना है ताकि आपके जहन में रहे, ठीक है। रेडियम में से रेडॉन बना। अच्छा, अब रेडॉन के लिए 22 4 कम हुए ना, और नीचे से 2 86 हो गया, हीलियम निकला, एनर्जी निकली, ठीक है। ओके, इट मीन्स दैट इन अल्फा डीके द प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक नंबर, ठीक है, जो है जेड जो हम नीचे लिखते होते हैं, उसमें रिड्यूसिंग कितनी होती है, 2, और इट्स मैस नंबर और न्यूक्लियर नंबर, मैस नंबर न्यूक्लियर नंबर जो हम ऊपर लिखते होते हैं उसमें चेंजेस आ गई हैं 4 से। मैंने पहले शायद इसका उल्ट बता दिया है आपको। अगर कुछ बच्चों को पता चल गया है तो ठीक है, ठीक है, और जिनको पता नहीं चला उनको दोबारा सुन लेना कि मैंने पहले कहा था कि ऊपर हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, हालांकि एटॉमिक नंबर कितने लिखते होते हैं, नीचे। ओके, ठीक है, जो भी इश्यूज़ हैं ये आपको पता चल गए हैं। अब हमने एक एग्जांपल देखी और एक जनरल इक्वेशन देखी। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है। SI यूनिट फॉर रेडियो एक्टिविटी इज़ द बैकरल, हेनरी बैकरल के नाम से इसको रखा गया है, BQ। इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट 1 बैकरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। दिस इज़ वेरी स्मॉल यूनिट, फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव हैज़ एन एक्टिविटी ऑफ 3.37 times power 10 becquerel. Therefore, the kilobecquerel and the megabecquerel are commonly used. This integration of 1 gram of radiation is 3.37 10 की पावर 4 मेगा becquerel। इस तरह और यूनिट्स हो सकते हैं बच्चों, इसमें हम प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम बीटा डिके की तरफ आते हैं कि बीटा डिके क्या होता है। इसकी जनरल इक्वेशन उसी तरह पढ़ेंगे, A लिखेंगे पैरेंट न्यूक्लियर के लिए, डाटा न्यूक्लियर में से क्या कम हुआ बच्चों। देखें ऊपर तो कुछ भी चेंज नहीं आई और नीचे +1 हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं ज़रा कि नीचे जो है हम क्या चीज़ लिखा करते थे, प्रोटॉन नंबर। अच्छा, अब प्रोटॉन एक बढ़ने का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज आना, और पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब यह है कि नेगेटिव चार्ज क्या होना, कम होना। नेगेटिव चार्ज किस सूरत में कम आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसे है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या निकला है, बीटा पार्टिकल निकला है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि बीटा पार्टिकल्स क्या हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है, और उसके साथ एनर्जी मिलती है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं एग्जाम्पल से, तो ये देखें
कार्बन 14 6 हमारे पास था, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, 14 6 के साथ एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और एनर्जी भी मिल गया। इन बीटा डिके द पेरेंट न्यूक्लियाई हैज़ इट्स प्रोटॉन नंबर Z, ठीक है, इंक्रीज बाई 1। प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया है, लेकिन ऊपर से क्या हो गया -1। अच्छा, आपके ध्यान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा होगा कि न्यूक्लियन नंबर चेंज क्यों नहीं हुआ। एक चीज़ के बढ़ जाने से, यहाँ पर एक चीज़ बढ़ी है ना, तो फिर ऊपर भी एक बढ़ जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि अगर प्रोटॉन बढ़ा है तो ऊपर 14 की जगह 50 होना चाहिए था। तो एक्चुअली होता ये है कि इस दौरान एक न्यूट्रॉन अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में बदलता है। अब इलेक्ट्रॉन तो निकल जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना, लेकिन उसी न्यूट्रॉन जिसने खुद को चेंज किया था उसकी जगह पर क्या आ गया, प्रोटॉन। तो टोटल नंबर में तो चेंज ना आई, लेकिन प्रोटॉन नंबर में चेंज आ गई। गैमा डीके के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है। गैमा डीके जनरल इक्वेशन बिल्कुल उसी तरह, ये ऊपर जो स्टार बना हुआ है ना, ठीक है, ये स्टार है कि जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कह लें आप इसको, कि ये टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड स्टेट में है अपनी, ये इस स्टेट में ज़्यादा एनर्जी वाली स्टेट में, इसमें इसके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्साइटेड जो है वो शेल्स होते हैं, उस स्टेट में ही ज़्यादा अर्से तक तो नहीं रह सकता, लेकिन जिस अर्से तक रहता है ये थोड़ी देर के लिए, उस इसकी स्टेट को हम इस स्टार से शो किया करते हैं। मतलब इसकी ये ट्रांजिशन स्टेट में ये थोड़ी देर में ही रेडिएशन इमिट करेगा। ओके, तो अब इसके ऊपर जैसे ही पेरेंट में से डाटा बना, ट्रांजिशन स्टेट ख़त्म हो गई, लेकिन बाकी चीज़ें वही रही हैं, Z, ठीक है, उसी तरह A, उसी तरह कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन गैमा डीके जो है निकल गया। अब गैमा एक्चुअली क्या होते हैं, एनर्जी के फोटोन्स हैं। अब उसने सिर्फ अपनी वही एनर्जी इमिट कर दी है, कोई पार्टिकल नहीं निकाला, ना ही प्रोटॉन निकला है जिस तरह हमारे पास अल्फा डीके में जो है वो विलियम न्यूक्लियाई निकल जाता है, और ना ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकला है, सिर्फ जो है एनर्जी ही निकली है फोटोन की सूरत में, या आप कह सकते हैं कि एनर्जी के पैकेट की सूरत में, क्योंकि फोटोन्स एक्चुअली एनर्जी के पैकेट्स हैं, ठीक है। एनर्जी तो निकल गई, लेकिन जो है हमारे पास कोई ऐसा पार्टिकल नहीं निकला जिसके ऊपर चार्ज हो। ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, ये अनचार्ज होता है, ओ सॉरी गैमा पार्टिकल अनचार्ज होता है, तो इससे जो है सिर्फ हम एनर्जी की सूरत में लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं, कोबाल्ट है, थोड़ी देर के लिए जो एक्साइट हुआ है, फिर भी कोबाल्ट ही रहेगा ट्रांसम्यूट होने के बाद भी। इसमें से गैमा देखिए 0 चार्ज है, ऊपर भी और नीचे भी 0 0 है, एनर्जी की सूरत में मिल जाएगा हमें, ठीक है, लाइट और एनर्जी। अच्छा, अब एक और चीज़ समझते हैं, अल्फा एंड पार्टिकल्स आर स्लो डाउन बाई कूलिंग एंड दे बिकम हार्मलेस, इन फैक्ट दे कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रल हीलियम एटम। अब वो कह रहा है कि अगर अल्फा बीटा पार्टिकल्स जो हमने अभी दोनों स्टडी किए, अगर इन दोनों को आपस में टकरा दें तो ये न्यूट्रल बन जाएंगे और ये हार्मलेस बन जाएंगे, फिर इन रेडिएशंस का कोई भी हमें नुकसान नहीं होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कहीं पर अल्फा रेडिएशंस हैं और हम वहीं पर बीटा भी उनको साथ कोलाइड करवा देते हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, हार्मलेस कर देंगी, न्यूट्रल कर देंगी, फिर उन दोनों का हमें नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ओके बच्चों के अब हमने एक और बात देखनी है कि बीटा रेडिएशन और अल्फा रेडिएशन और गैमा रेडिएशन जो पढ़ी हैं हमने, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये एक्चुअली हैं क्या चीज़ें। अभी तो हमने इनके बेसिक पढ़ा है ना कि चार्ज किस पर पॉजिटिव होता है, किस पर नेगेटिव और किस पर चार्ज होता ही नहीं है। अब इनको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ते हैं। अब आपने गौर से सुनना है इसको, ठीक है, मेरी जो भी मैं आपको बात बताता हूँ। अब नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन हमने पढ़ी हैं उनकी नेचर और प्रॉपर्टी क्या है। अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस कंप्राइजिंग ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन विद द चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये हम 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज होता है, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। एन अनस्टेबल न्यूक्लियस विद लार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मे डिके बाई इमिटिंग अल्फा पार्टिकल। यहाँ से हमें ये पता चला कि कौन सा जो है न्यूक्लियस वो अल्फा पार्टिकल निकालेगा। पहले अल्फा पार्टिकल के बारे में पता चल गया वो क्या चीज़ें, अब हमें पता चला कि कौन से पार्टिकल ने, कौन से न्यूक्लियाई ने अल्फा निकालने और कौन से बीटा ने।
अल्फ़ा निकालना है अनस्टेबल न्यूक्लियस ने जिसके पास प्रोटॉन ज़्यादा होंगे और न्यूट्रॉन, ठीक है, भी ज़्यादा होंगे, उससे अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा। उसके बाद बीटा रेडिएशन क्या है? बीटा रेडिएशन इज़ अ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और कहाँ से इमिट होते हैं ये? एंड अनस्टेबल न्यूक्लियाई विद एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन में इजेक्ट बीटा रेडिएशन। जिसके पास न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे, जिसके पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों ज़्यादा होंगे वो तो अल्फ़ा निकालेगा, जिसके पास सिर्फ न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे वो क्या निकालेगा? बीटा, ठीक है, ओके। अच्छा, गैमा रेडिएशंस आर फास्ट मूविंग लाइट फोटोन्स। गैमा रेडिएशंस हैं क्या? अब अल्फा बीटा के बारे में पढ़ लिया, गैमा रेडिएशंस क्या हैं? फास्ट मूविंग लाइट फोटोन्स, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ये ऐसी रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है। अब फ्रीक्वेंसी जब हाई होगी तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगी। इमिटेड बाय अनस्टेबल एक्साइटेड न्यूक्लियस। और ये किस किस्म के न्यूक्लियस इमिटेड होते हैं? अनस्टेबल भी हो, एक्साइटेड भी हो। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक्साइटेड के लिए ऊपर हम स्टार सा लगाते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही हमें बताया भी यही जा रहा है कि एक्साइटेड न्यूक्लियाई ही गैमा न्यूक्लियाई को, सॉरी, गैमा पार्टिकल्स को इमिट करेगा, ठीक है ना, ओके। अब हम ज़रा सा इनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं जो जिनको हम किसी न किसी तौर यूज़ भी करते हैं या फिर वो किसी न किसी तौर हमारे लिए जो है नुकसानदेह भी हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो हमारे अंदर कितना पेनिट्रेट कर सकती हैं या किसी भी चीज़ के अंदर कितना पेनिट्रेट कर सकती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उनकी आयनाइजिंग इफेक्ट, कि वो आयनाइज कितना करते हैं। द फिनोमेना बाय विच रेडिएशन स्प्लिट मैटर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। ये आयनाइजेशन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है, कि उनका ऐसा इफेक्ट जिनकी वजह से वो मैटर को क्या कर देंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव में अलग-अलग कर देंगी, बेशक वो गैस है, बेशक कुछ भी है, आयनाइजेशन कहलाएगा। ऑल थ्री काइंड्स ऑफ रेडिएशन अल्फा बीटा एंड गामा कैन आयोनाइज द मैटर। तीनों आयोनाइजेशन कर सकती हैं। हाउएवर अल्फा पार्टिकल हैव द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ आयोनाइजेशन एज कम्पेयर टू बीटा एंड द गामा। अल्फा की पावर जो है आयोनाइजेशन की सबसे ज़्यादा होती है बीटा और गामा के मुकाबले में। उसकी वजह यह है बच्चों कि इसके पास चार्ज ज़्यादा है, और आयोनाइजेशन के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है? चार्ज ही यूज़ होता है। उसके बाद it is due to large positive charge and large mass of alpha particles. Beta particles ionize gas much less than alpha particle. अल्फा से तो कम, लेकिन गैमा से ज़्यादा करते हैं बीटा। द आयोनाइजेशन पावर ऑफ गैमा रेडिएशन इज़ इवन लेस दैन दैट ऑफ बीटा, दोनों से कम। आयोनाइजेशन ऑफ थ्री रेडिएशन इज इन गैस इज शोन इन फिग। ये रेडिएशन थोड़ी सी उन्होंने दिखाई हुई भी है गैस में कि किस तरह वो आयोनाइजेशन कौन ज़्यादा करता है कौन कम करता है, ठीक है। पेनिट्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर पियर्स होना, चुभना आप कह लें इसको, ठीक है, किसी और मैटर के अंदर दाखिल हो जाना। जिस तरह बुलेट नहीं पेनिट्रेट करती, आप किसी चीज़ को अगर बुलेट गोली मारते हैं तो वो उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाती है। द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन टू पेनिट्रेट सर्टेन मटेरियल्स is called penetrating powers. The alpha particle has the shortest range because of its strong interacting or ionization power. The gamma rays can penetrate a considerable thickness of concrete is due to their large speed and uh, neutral nature. The beta radiation strongly interacts with matter due to its charge and has a short range as compared to गैमा रेडिएशन। तो सबसे ज़्यादा किसकी है पेनिट्रेटिंग? गैमा की। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आपके ख्याल में पेनिट्रेशन पावर के लिए क्या चीज़ चाहिए? एनर्जी। अच्छा, अब अगर किसी पार्टिकल ने अपनी सारी एनर्जी आयोनाइजेशन पर लगा दी है तो क्या वो पेनिट्रेशन अच्छे तरीके से कर सकेगा? नहीं। तो आयोनाइजेशन पर सबसे ज़्यादा कौन एनर्जी लगाता है? अल्फ़ा। तो वो पेनिट्रेशन पर कम लगा सकेगा। इसके बाद बीटा लगाता है, बीटा भी कम लगाएगा। लेकिन सबसे कम एनर्जी कौन लगाता है पेनिट्रेशन पर? बल्कि लगाता ही नहीं है, वो है गैमा। तो अगर गैमा पेनिट्रेशन पर नहीं लगाता तो ज़ाहिरी बात है कि वो अपनी सारी एनर्जी जो है फिर वो आयोनाइजेशन पर अगर नहीं लगाता तो क्लियर है कि वो अपनी सारी एनर्जी लगाएगा पेनिट्रेशन में, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि कौन सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन करता है किसी मटेरियल में और कौन जो है सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन करता है। इसके बाद आपको आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन की डेफिनेशन भी पता चल गई कि आयोनाइजेशन होती क्या है और पेनिट्रेशन क्या होती है, ठीक है बच्चों। किसकी पावर ज़्यादा किसकी कम है। अच्छा, इसको ज़रा सा हम देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि शीट्स में से या कोई भी मटेरियल है उनके आगे, उनमें से कैसे होंगी।
पेनिट्रेशन कैसे होगी, किस मटेरियल की। द गैमा रेडिएशन कैन पेनिट्रेट अ कंसिडरेबल थिकनेस ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की दीवारें, इट इज ड्यू टू देयर लार्ज स्पीड एंड नेचुरल न्यूट्रल बिहेवियर। द बीटा रेडिएशन स्ट्रांगली इंटरेक्ट विद मैटर ड्यू टू इट्स चार्ज एंड हैज शॉर्टर रेंज एज कम्पेयर टू गैमा रेडिएशन। ठीक हो गया। अच्छा अब देखें बच्चों, यहाँ पर रेडिएशन में से तीनों के आ रहे हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों आ रहे हैं, लेकिन सबसे दूर तक कौन पेनिट्रेट कर रहा है, गैमा, उससे कम बीटा, उससे कम अल्फ़ा। अल्फ़ा तो पेपर में ही रुक जाता है, बीटा चलें आगे एलुमिनियम तक आ जाता है, लेकिन गैमा एलुमिनियम से निकल कर आगे लेड में जाकर रुकता है। लेड शीट, लेड बहुत ही डेंस जो है वो हैवी मेटल है, वो इनको रोकती है, वरना बाकी दोनों में से गैमा पार्टिकल्स निकल आते हैं। इसीलिए बच्चों जब ये न्यूक्लियर फ्यूल्स या न्यूक्लियर वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल जब शिफ्ट किए जाते हैं तो वो लेड वाले बॉक्सेस में किए जाते हैं, ताकि इनमें से रेडिएशन जो है वो बाहर ना आ सके। ठीक है, ओके। अल्फा पार्टिकल हैज़ रेंज ऑफ ओनली फ्यू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर्स में इनकी रेंज पड़ते हैं। अल्फा मीटर और सॉरी अल्फा पार्टिकल की रेंज है फ्यू सेंटीमीटर, चंद सेंटीमीटर एयर में, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं, गिर जाते हैं। बीटा पार्टिकल की रेंज जो है वो सेवरल कई मीटर्स तक है। गैमा रेज सेवरल 100 मीटर, कई सौ मीटर यानी कि किलोमीटर्स तक इनकी रेंज है। ठीक है, जिस तरह लाइट की बात कर लें अगर एयर में बात हो रही है। ठीक है, अच्छा बच्चों अब हमने आज पढ़ा क्या क्या है अब तक। ठीक है, हमने अब तक पढ़ा है इसमें से कि बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं और जो है कौन कौन से पार्टिकल इमिट होते हैं रेडिएशंस के दौरान। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था। ठीक है, इसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वाले से भी देख लिया कि ओवरऑल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं, कि सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी एक्सप्लेन करें, आयनाइजिंग पावर, पेनिट्रेशन पावर, ठीक है, और बाकी उनके स्ट्रक्चर वगैरह बताएं, कौन सा पार्टिकल किस चीज़ से बना हुआ है, कितना चार्ज है ये वो, और साइज़ में कौन जो है वो लार्जर है, कौन जो है वो स्मॉलर है। इसके अलावा हमने जो है वो पढ़ा कि बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, और इसमें जो बारीक बारीक चीज़ें हैं जो बहुत ही कि ये कहाँ पर चार्ज कम होना है, कहाँ पर ज़्यादा होना है, और क्यों कम या ज़्यादा होना है, ये भी पढ़ लेना है। तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, और अब आप अपना काम जो है वो कंप्लीट करें और टॉपिक को लर्न करें। अल्लाह हाफिज़।